प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कृपया इसका उपयोग करें। तो ये है श्री रंगनाथ टेम्पल, जो कि एक्चुअल में मैसूर में है। तो श्री रंगपट्टनम जो एक आइलैंड पड़ता है, एक्चुअल में कावेरी नदी के बीचों बीच में है। और यहीं पे एक फोर्टिफिकेशन हुआ था मैसूर राज्य के समय में, और यहाँ पे टीपू सुल्तान लड़ते हुए 1799 में मारे जाते हैं। और एक्चुअल में श्री रंगपट्टनम जो नाम है वो श्री रंगनाथ टेम्पल के नाम पे ही पड़ा था। तो अंदर काफ़ी बड़ी विशालकाय विष्णु जी की प्रतिमा है, काली कलर की है, और साथ में कई सारे जो प्रतिमाएं हैं एक्चुअली में काली कलर की ही हैं और काफ़ी विशाल प्रतिमाएं हैं। कहते हैं कि टीपू सुल्तान भी जब भी यहाँ पे आया करते थे तो एक बार दर्शन करने के लिए मंदिर जरूर आया करते थे। तो अगर आपके पास समय होगा और आप मैसूर आते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जगहों में से, मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ और विष्णु जी के दर्शन करें। और एक बात और, एक फैमिली हमें मिली थी, जैन फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और साथ में वहाँ पे हमें भोजन भी करवाया। तो थैंक यू जैन फैमिली, स्पेशली थैंक्स फॉर यू। गिली 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 नाम, इसका नाम गिली गिली है। हाँ, ऐसा क्यों रखा आपने गिली गिली नाम? वो ये ना गिली गिली। अच्छा, गिली गिली है, गुदगुदी होती है इसलिए। हाँ, अच्छा ये गिली गिली। और इसका नाम बाहुबली, ऐसा क्यों? मतलब सबसे बड़ा है इसलिए, स्ट्रॉन्ग है इसलिए। अच्छा, और ये डॉन है ये? अच्छा, डॉन नंबर 1 खलनायक है। अच्छा, ये खलनायक हो गया। तो अर्जुन कौन है? ये अर्जुन भी है, खलनायक भी है। बड़ा राउंड मारता है। अच्छा, बड़ा राउंड मारता है। 5 मिनट, ठीक है, सुन लिया ना। जिसको आना है तो श्री रंगपट्टनम आए और 100 रुपए में बड़ा राउंड 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे डॉन हो गया और बाहुबली हो गया और गन्ने का जूस। अर्जुन जी क्या भाई मजा कर रहा है अर्जुन। A few moments later. अब थोड़ा सा हिस्ट्री में बैक होते हैं वापस से। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी हैदर अली की, जो कि टीपू सुल्तान के पिताजी थे। उनकी मृत्यु जो है 1782 के समय हो गई थी और 1784 में द्वितीय मैसूर और एंग्लो का वॉर खत्म हो जाता है। तो डिसाइडेड नहीं था, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों एडवांटेज में थे। मगर होता यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे ऐसे स्कीम्स लाते हैं जिसकी वजह से कई सारे भारतीय राजा, निज़ाम उनके फेवर में होने लगते हैं। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में कई सारे जो भारत के राजा थे, स्पेशली दक्कन के निज़ाम थे, उन्होंने संधि कर ली थी, यानी सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर दिए थे। अब रक्षा हो गया, उनके विदेशी मामले हो गए, कई सारे इंटरनली मामले हो गए, अब अंग्रेज संभालने लगे थे, जिसकी वजह से एक और युद्ध के आसार और बादल, हेलो हाय हाय हाय, एक और युद्ध के बादल अब मंडराने लगे थे। दूसरी बात यह है कि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने चरम पे था। फ्रांस के जो राजा थे वो अब नज़रबंद हो गए थे और नए डिक्टेटर यानी नेपोलियन बोनापार्ट अब धीरे धीरे कंट्रोल लेने लगे थे पूरे फ्रांस का, जिसकी वजह से अब समझ में ये आने लगा था कि फ्रांस अब और भी शक्तिशाली तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ होने वाला था। अमेरिका हो गया या जितने भी कॉलोनियल इलाका जहाँ पे अंग्रेज और फ्रेंच आर्मीज थोड़ा आसपास थी, तो वो आपस में टकराने लगे थे, स्पेशली इंडिया जैसी जगह में भी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच हार गए थे और उन्हें यहाँ से लौटना था, इसलिए वो बदला लेना चाहते थे। और बदला लेने का सबसे सरल तरीका था कि जो अंग्रेजों के दुश्मन हैं उन्हें अपनी तरफ कर लो। तो टीपू सुल्तान उसमें नंबर 1 थे। तो फ्रांस जो है अब टीपू सुल्तान की मदद करने लगा था। और यही होता है कि 1790 से 92 के बीच में एक और युद्ध होता है, यानी तीसरा मैसूर वॉर, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि इसमें सब जितनी बड़ी शक्तियाँ थी इस बार मैसूर की मदद नहीं करती हैं। इसमें टीपू सुल्तान गिर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कोस्टल एरियाज हैं उन पे अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का, और जो रसद पहुंचानी थी फ्रांस को वो नहीं पहुंचा पाती। अब टीपू सुल्तान छोटे से इलाके में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सरेंडर करना पड़ता है और यहाँ पे होती है टीपू सुल्तान की हार। इसे फिर संधि के रूप में यानी श्री रंगपट्टनम की संधि के रूप में माना जाता है। टीपू सुल्तान यहीं पे हार नहीं मानते हैं, वो लगातार लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरह से उन्हें समुद्र तक उतरने का एक रास्ता मिल जाए ताकि वो फ्रांसीसियों से मदद ले सकें। मगर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि अभी भी सिविल वॉर में
फ्रांस उलझा हुआ था। हाँ, ये तो सत्य है कि नेपोलियन बोनापार्ट शक्तिशाली होता जा रहा था, मगर वो अभी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो बाहर निकल सके और दुनिया में हुकूमत कर सके। उसकी हुकूमत एक्चुअल में 1799 के बाद शुरू होती, यानी 1800 AD के बाद। लेकिन तब तक टीपू सुल्तान के पास समय था नहीं और अंग्रेज आखिरी बार 1799 में श्रीरंगपट्टनम यानी इसी जगह पे आक्रमण करते हैं, घेराबंदी करते हैं और टीपू सुल्तान को उस युद्ध में मार देते हैं। खैर, कहते हैं कि वो तोप के गोले से घायल हो जाते हैं। टीपू सुल्तान खुद भी पहली बार विश्व में रॉकेट के जरिए अंग्रेजों को परेशान करते हैं। रॉकेट में वो तलवारें अटैच करके अंग्रेजों पे हमला करते हैं। तो कहते हैं कि पहली बार जो रॉकेट यूज हुआ था एज अ वॉरफेयर, तो वो टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था और ये 1799 में हुआ था। तो ऐसा इमेजिन करिए कि आपकी सेना पैदल सैनिक जा रहे हैं और उस जमाने में आज 300 साल पहले अचानक से आपके ऊपर रॉकेट आ रहे हों। पहली बात तो आप अचंभित जाएंगे है क्या चीज़। दूसरी बात यह है जब वो रॉकेट्स आपके नज़दीक या आपके अगल बगल गिरे जिसमें तलवारें लगी हों और फिर आपके साथी आप और आपके कमांडिंग ऑफिसर घायल हों और मरे, तो आपको कैसा प्रतीत होगा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। खैर, अंग्रेज उस वक्त एडवांटेज में थे क्योंकि उनके पास सप्लाई चेन अवेलेबल थी। वो घेर के बैठे हुए थे और कई सारे ऐसे सैनिक थे जो कि टीपू सुल्तान के खिलाफ भी थे और उन्होंने कई सारे भेद टीपू सुल्तान ने खोल दिए। इसकी वजह से अंग्रेजों को मौका मिल गया रात में इंटर करने महल में, और रात में वो इंटर कर जाते हैं और इसी बीच टीपू सुल्तान भी घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज पूरे मैसूर राज्य पे अधिकार कर लेते हैं और जो मैसूर राज्य के पुराने राजा यानी वाडियार रहते हैं उनको फिर से सत्ता में बैठा देते हैं और एक तरह से एक डमी किंग की तरह उन्हें रूल करने देते हैं। खैर, ये था श्रीरंगपट्टनम का टूर। होप आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना अपने परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो, एक्चुअली छोटा सा एक सरप्राइज हो गया। आप हमें रास्ते में मिल गए थे। मेरा नाम सुभाष जैन है। मैं श्रीरंगपट्टनम का 40 साल से वासी हूँ। हम राजस्थान से यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं। शिवांशु जी हमको मिल गए, मैंने इनवाइट किया, हमारे घर पे पधारे। बहुत बहुत इनका आभार करता हूँ। और काफ़ी दिखने में तो फिलहाल स्वादिष्ट व्यंजन इन्होंने हमारे सामने परोस दिया। इन्होंने एक्चुअली इनवाइट किया अपने घर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। तो आप हमें बताएंगे ये है क्या? ये हमारा जो गेहूँ की रोटी है, राजस्थान से हम जो हमारा स्टेपल फूड है, हम गेहूँ का रोटी रोज़ खाते हैं। तो ये तुरई की सब्जी है, ये थोड़ा सलाद का ककड़ी जो बोलते हैं क्यूकम्बर, ये ब्रेड केक है, ये जो आम का मुरब्बा, और ये है हमारी राजस्थान की जो फेमस गार्लिक चटनी, लहसुन की चटनी जो राजस्थान की बहुत फेमस है। और ये हमारा घर का बनाया हुआ अचार है, केरी का अचार, कच्ची केरी का। और ये वाटर मस्कमेलन का पीसेस जो शक्कर डाल के हम जैसे लास्ट में डेजर्ट के खाते हैं। इसे कैसे बनाते हैं? ये मैं पहली बार एक्चुअली देखा। ये आम जो कच्चा आम होता है, हाँ। उसको हम इसे मैश करके जो उसको ग्रेट करके उसमें थोड़ा शक्कर डाल के आप टेस्ट कीजिए, बहुत स्वादिष्ट। अब घर में अभी हम अगर घर में हम साग नहीं बना सके, अभी बच्चे को अर्जेंट स्कूल जाना है, कुछ बना नहीं आए, तो ब्रेड या रोटी के साथ ये भेज दो, ये आराम से इसके साथ रोटी ब्रेड। तो कैरी जो पना होता है, पना, उसको जो ग्रेट करके उसका मुरब्बा बोलते हैं, आम का मुरब्बा। ये हमारे धर्मपति संगीता जी, ये पूरा इन्होंने, ये हमारा साउथ का कर्नाटक का बहुत फेमस डिश है। इसको बोलते हैं हम बिसी बेड़े भात। बिसी यानी गरम और बेड़े यानी दाल, भात यानी चावल, बिसी बेड़े भात। इसमें हम तरह तरह की तरकारी डाली है। हमने आज डाला है कैरेट, बीन्स और टमाटर। आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं, आलू भी हमने डाला हुआ है, प्याज डाला है। जितनी आप तरकारी भात भी बोलते हैं, इसको कन्नड़ा में बोलते हैं बिसी बेड़े भात। और ये दही चावल मिक्स करके ऊपर तड़का डालते हैं, तो इसको हम कर्ड राइस बोलते हैं, मुसरू अन्ना, कन्नड़ा में बोलते हैं मुसरू अन्ना।